नमस्कार, आप देख रहे हैं वो भी दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेही राणा के कोच नरेंद्र लाल शाह ने आत्महत्या की कोशिश की है। बताया ये जा रहा है कि स्नेही राणा के कोच की हालत गंभीर है। कोतवाली पुलिस सूचना मिलते ही जब देर रात अस्पताल पहुंची तो कोच बोलने की स्थिति में नहीं थे। दोबारा से पुलिस कोच के बयान लेने की कोशिश करेगी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि हाल ही में नरेंद्र लाल शाह की अकादमी में प्रशिक्षण ले रही एक ट्रेनी से उनकी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इस घटना के बाद से ही कोच डिप्रेशन में चल रहे थे। बता दें, नरेंद्र लाल शाह देहरादून शहर के जोगीवाला में लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब नाम से अपनी अकादमी चलाते थे। नरेंद्र लाल शाह के जहरीला पदार्थ खाने की वजह के पीछे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोई ऑडियो वायरल हुआ था। ऐसी चर्चा है कि नरेंद्र लाल शाह की अकादमी की ही ट्रेनी युवती के साथ उनकी बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया था। इस घटना के बाद से शाह डिप्रेशन में थे। ऐसी आशंका है कि इसी डिप्रेशन में उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया होगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए संवैधानिक सहमति दे दी है, जहां केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। किरण रिजिजू ने पत्र में लिखते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। केंद्र से उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, नैनीताल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। नैनीताल में साल भर प्राकृतिक आपदा लैंडस्लाइड की स्थिति बनी रहती है। शहर में पर्यटकों की भारी आवाजाही से फैली अव्यवस्थाओं की वजह से भी हाईकोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की पीठ बढ़ने के कारण भी इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। पहले नैनीताल हाईकोर्ट में 5 जजों की पीठ थी, जो अब बढ़कर 11 जजों की होने वाली है। उसके अनुसार भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नैनीताल में कमी है, जिसके कारण भी इसकी शिफ्टिंग की जा रही है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा दफ्तर यानी सचिवालय अवकाश के दिन शनिवार को भी खुला हुआ है। वजह है मार्च क्लोजिंग। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बजट को समय से उचित पद में खर्च किया जाना है। काम के अधिक दबाव को देखते हुए अवकाश के दिन भी सचिवालय खोला गया है। सचिवालय का जायजा लिया है हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। शनिवार को बंद रहने वाले सचिवालय में भी आज हलचल है। अफसर और कर्मचारी आ जा रहे हैं। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री कार्यालय की जो बिल्डिंग है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम भवन कहते हैं, उसके ठीक बाहर हूं। दरअसल मार्च क्लोजिंग का प्रेशर जो हम प्राइवेट कंपनियों पर या निजी सेक्टर पर देखते हैं, उसका प्रेशर सचिवालय पर भी है। लिहाजा मार्च क्लोजिंग को देखते हुए आज शनिवार के दिन भी सचिवालय सामान्य प्रशासन के आदेशों पर आरओ, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी भी विभागवार अपने अपने दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा है कि बजट का सदुपयोग हो और समय से योजनाओं का लाभ आम जन को मिले। यही वजह है कि शनिवार रविवार को बंद रहने वाला सचिवालय आज शनिवार के दिन भी खुला हुआ है और आम दिनों के तरह, सामान्य दिनों की तरह यहां पर आज भी कामकाज हो रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष है। देहरादून में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल की लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि राजधानी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से घंटा घर तक मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। देश का लोकतंत्र खतरे में है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में और आम जनों में जन आक्रोश है। और आज यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाल करके ये संदेश पूरे देश को दिया गया है
राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी चुनाव हार गए थे तो इंदिरा जी ने सीटें खाली कराकर उनको लोकसभा बुलाने का काम किया था ताकि विपक्ष के सुझाव आए और सरकार काम करे। आज जो तानाशाह सरकार है वो चाहती नहीं है कि कोई उनके खिलाफ जो गलत हो रहा है उस पर कुछ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहकी बहकी बातें करते हैं, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 1 साल पूरे होने पर कहा है कि धामी सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। इस सरकार में प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए गए हैं। जिसका नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, किस प्रकार की बहकी बहकी बातें हमारे पप्पू भैया करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनको बोलो अपने चश्मे का नंबर बदली करें और देखें कि 1 साल के अंदर कितने ऐतिहासिक काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किए हैं। जिसका नेता वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल की खोजबीन और जांच कर एनआईए की टीम उत्तराखंड तक पहुंच गई है। एनआईए ने राजधानी देहरादून से एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया यह जा रहा है कि यह महिला काफी समय से अमृतपाल के अभियान से जुड़ी हुई थी। एनआईए ने महिला से पहले उसके घर पर पूछताछ की और उसके बाद उसे अपने साथ दिल्ली ले गए। देखिए हमारे संवाददाता सुदीप जैन की खास रिपोर्ट। पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल की तलाश अब उत्तराखंड में भी जोरों शोरों से की जा रही है। उत्तराखंड की नेपाल से सटी सीमा बनबसा टनकपुर के निकट और हिमाचल होते हुए उत्तराखंड आने वाले रास्ते पर भी पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस वक्त चेकिंग अभियान चला रही है। दरअसल एक शक ये है कि अमृतपाल फरार होते वक्त अपनी वेशभूषा को बदला और फरारी के लिए उसने उत्तराखंड का रुख किया। हालांकि आधिकारिक रूप से भी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु अलग अलग एजेंसीज के इनपुट के आधार पर उत्तराखंड में भी तेजी से तफ्तीश चल रही है और अमृतपाल का ठिकाना तलाशा जा रहा है। सूत्रों की माने तो एनआईए ने जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अमृतपाल की समर्थक एक महिला से भी पूछताछ की है, उसे अपने साथ लेकर गई है। देहरादून निवासी ये महिला थी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है और पुलिस मुख्यालय भी इस प्रकार की किसी भी जानकारी से इनकार कर रहा है। परंतु जिस प्रकार से अमृतपाल मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की सख्ती और एनआईए जैसी टीम तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको देखते हुए उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट है। अपने बॉर्डर्स पर विशेषकर बनबसा और कुल्हाल बॉर्डर जो कि विकास नगर हिमाचल से आता है, उस पर खासा मुस्तैदी से वाहनों की चेकिंग कर रही है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर भी इस पूरे मामले का इनपुट अधिक से अधिक हासिल कर अमृतपाल तक या उसके समर्थकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अमृतपाल के समर्थकों जो सोशल मीडिया पर बीते दिनों खासा सक्रिय रहते थे, उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। अकेले उधम सिंह नगर में ऐसे 10 लोग चिन्हित हुए हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह भिष्ट ने बताया है कि सबसे पहले अमित शाह गुरुकुल कांकड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद कोऑपरेटिव विभाग के 670 अपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अमित शाह आए हुए सभी सहकारिता से संबंधित सहकारिता बंधुओं को संबोधित करेंगे। यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का उत्तराखंड दौरा 31 मार्च को बना हुआ है। 31 मार्च को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव विभाग की 670 एपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज जो है ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है। उन 670 अपेक्स बॉडीज को वो कंप्यूटराइज
खबर लक्सर के सुल्तानपुर से है, जहां इन दिनों निर्माणाधीन एक सार्वजनिक बड़े नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल क्षेत्र के टिक्कमपुर और सुल्तानपुर के पास दूषित जल की निकासी के लिए हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के विधायक अनुपमा रावत द्वारा विधायक निधि से नाले का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि आसपास के गांव के दूषित जल की निकासी की जा सके। वहीं इस नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि नाला निर्माण में बढ़ोतरी करते हुए पूर्व से ही एक गांव के दूषित जल की निकासी की जा रही थी, मगर अब अन्य गांव के दूषित जल की निकासी भी इसी नाले से की जा रही है, जिसकी वजह से जल भराव और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर विधायक अनुपमा रावत ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, जल्द ही मिल बैठकर समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई ना कोई समाधान होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर कोई बात आती है सामने तो उसका समाधान हो। सब लोग एक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे गांव में सफाई हो और दूसरे के गांव में खराब हो। ऐसा कोई नहीं चाहता, सब मिल बांट के मिलजुल कर रहना चाहता। मेरे गांव के अंदर 2 तालाब हैं, जिसमें पहले से ही 2 नाले इसमें छोटे रखे सुल्तानपुर गांव से। और मेरे गांव की पहले से इतनी स्थिति नाजुक हो रखी है कि इसमें पानी की निकासी कहीं है नहीं। तालाब में इतनी गंदगी हो रखी है, पूरे गांव के नलकों का पानी खराब हो चुका है, पीने योग्य पानी नहीं रहा। आज लोग पीने के पानी से भी तरस रहे हैं। आज स्थिति ये है कि आज इतना पानी निकासी न होने के बाद भी दूसरे गांव यानी कि जो मोहम्मदपुर कुनारी के तालाब का पानी भी मेरे गांव के तालाब में जोड़ा जा रहा है। तो विधायक निधि द्वारा जहां एमएलए अनुपमा रावत ने समस्या सुलझाने की हालांकि बात कही है, लेकिन क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, सार्वजनिक नाला निर्माण को लेकर लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर ग्रामीणों ने नाला निर्माण पर विरोध भी जताया है। इसको लेकर आश्वासन लोगों को दिया गया है विधायक की तरफ से। वे विधायक निधि द्वारा नाले का निर्माण हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा देहरादून के एक निजी होटल में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर भी मंथन किया गया। बैठक में भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी दलों को दमनकारी नीति से दबाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राहुल गांधी से घबरा गई है, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। बैठक में सभी दलों को एक मिलकर काम करने की बात कही गई है। उत्तराखंड बीजेपी में अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न दलों के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। बता दें कि ये सभी कार्यकर्ता देहरादून, हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी के हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा को इससे मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। है न्यायिक विकल्प, उसका वो उस विकल्प का उपयोग किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त होना, ये समस्त जो घटनाक्रम बहुत दिनों से चल रहा है, उसका एक हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है, उसकी एक बड़ी परिणति है। और ये उत्पीड़न हर स्थान पर अलग अलग तरीके से जारी है। सामाजिक संगठन, एनजीओ, दूसरे तीसरे सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस प्रताड़ना के खिलाफ हम सब लोग जो है एकजुट हैं और न्यायिक ऑप्शन भी लिया जाएगा। लेकिन न्यायिक ऑप्शन के साथ साथ जो है लोकतांत्रिक ऑप्शन जो है, हम जनता के बीच में जाएंगे, जगह जगह जन आंदोलन को संगठित करेंगे और उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम यथासंभव सब लोग मिल करके उस काम को आगे। तो बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश मुख्यालय बीजेपी में शामिल हुआ है कई नेता और कार्यकर्ता। उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी का दामन थामते नजर आए हैं विभिन्न दलों के नेता। और कहीं ना कहीं बीजेपी से इसको लेकर बीजेपी मजबूत खुद को समझ रही है। और इसी के साथ प्रदेश मुख्यालय बीजेपी में जब नेता और कार्यकर्ता एक साथ जुटे, दामन थामा गया, तो सभी के चेहरे खिलखिलाते हुए नजर आए।
लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित खंडुजा कुतुबपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक 45 वर्ष के शख्स का शव बरामद हुआ है। रेलवे ट्रैक से शव बरामद होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। लक्सर केहड़ा गांव के समीप शुक्रवार को भी यूपी के रहने वाले एक व्यक्ति का शव मिला था। व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक खरंजा के पास मृत पड़ा हुआ है, तो पुलिस मौके पे गई है और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो ट्रेन से टकराने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। फिर भी जो है सही कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी तक उस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई कि किसका है, लेकिन उसके लिए आसपास पूछताछ भी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई। प्रदेश में होने वाले G20 समिट के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस समिट की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 10 कंपनी अतिरिक्त पीएसी के जवानों की तैनाती की है। बता दें, उत्तराखंड में G20 के 3 कार्यक्रम होंगे, जिसमें सबसे पहले रामनगर में जो 28 से 30 मार्च तक रहेगा, वही 25 मई से 27 मई को दूसरा और 26 जून से 28 तक तीसरा कार्यक्रम ऋषिकेश में आयोजित होगा। इस समिट में भारत के साथ साथ अमेरिका और जापान समेत विभिन्न 20 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हिस्सा लेंगे। इसी को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। 28 से 30 अप्रैल के मार्च के बीच में होने वाला है रामनगर में, तो उससे चलते हमारे पुलिस फोर्स के जो भी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होना, वो सब ट्रेनिंग भी करा दी गई है और ब्रीफिंग वगैरह भी होगा, रिहर्सल भी होगा और एडिक्वेट लेवल सिक्योरिटी इंश्योर किया जाएगा। पूरा उत्तराखंड स्टेट से हमने पुलिस कलेक्ट की है एक जगह पर वहाँ उनके लिए 28। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तराखंड की बेटी दिव्या नेगी को सम्मानित किया। दिव्या नेगी ने नई दिल्ली में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में G20 का प्रतिनिधित्व किया था। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय पर भाषण दिया था, जिसे काफी सराहना मिली थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिव्या नेगी को राज्य सरकार की उपलब्धि पर आधारित पुस्तक 1 साल नई मिसाल और मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक भेंट की। खबर देहरादून से है, जहां हाई राइज अपार्टमेंट को नगर निगम द्वारा वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला गया है, जिससे नगर निगम द्वारा बकायदा नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस के तहत 20 दिन का समय दिया गया था। नगर निगम आयुक्त मनोज गोयल के मुताबिक अपार्टमेंट और सोसाइटी से कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिल पाया है और न ही अभी तक नगर निगम में कोई कार्य योजना जमा कराई गई है। इसके साथ ही गीले कूड़े के निस्तारण के लिए भी कोई पहल देखने को नहीं मिली है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा है कि इस संबंध में हमने चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लगभग 50 सोसाइटी के चालान अब तक हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। हाई राइज अपार्टमेंट्स, जिसमें फ्लैट्स के रूप में बड़ी संख्या में आवासीय इकाइयाँ होती हैं, वो उनको बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में डाला गया है और नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया गया था करीब 20 फरवरी को, जिसमें 20 दिन का समय दिया गया था इन सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स को कि आप लोग अपने यहाँ पे सूखा और गीला कूड़ा को विभाजित करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस और रूल्स जो हैं 2016 के, उनके अनुसार अपने यहाँ उत्पन्न हुए गीले कूड़े को स्वयं निस्तारित करेंगे। मुख्यालय स्थित पौड़ी बीजीआर परिसर में छात्र संघ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और युवा कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई भी मौजूद रहीं, जहां उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना गलत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया गया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती थी, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाई गई है। इस तरीके से इस देश के अंदर लगातार लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। देश के संविधान के विपरीत सरकार आचरण कर रही है और राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को जिस तरीके से समाप्त किया गया है, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को लोकतंत्र
पर कोई विश्वास नहीं। और आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में लगातार कन्फ्रंटेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा है, आमजन में एक गुस्सा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार जो है लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, एक ऐसी डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर अगर विपक्ष की आवाज़ को इस तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी तो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत शर्मनाक बात है। देखिए, मैं कई बार राजनीतिक रूप से अगर हम राजनीतिक भाषणों पे अगर कार्रवाई होने लगे तो हमने पूर्व में भी देखा है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा। अभी रेणुका जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, और मैं इस चीज़ को देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई उन्होंने विपक्ष के नेता के ऊपर करी है। कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, कोशिश की जा रही है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन जो मैं सोचती हूँ कि भारत जैसे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, बिकॉज आई थिंक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के अंदर है, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और एक तानाशाही व्यवस्था हमारे देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां पेंशन नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर गुर्रिल्लों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी मांगों को लेकर चौघान पाटा गांधी पार्क में गुर्रिल्लों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान सभी ने जोरदार नारेबाजी भी की है। गुर्रिल्लों ने कहा है कि अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वह कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोकने के लिए बाध्य होंगे। उनका धरना है, प्रदर्शन है, और ये इसलिए है कि पिछले 16-17 सालों से ये गुरिल्ला लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जहां इस मामले में बहुत अधिक विलंब कर रही है निर्णय लेने में, गुरिल्लों के मामले में, ये एक किस्म की सीमा के प्रति, सीमा की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की लापरवाही है। और केंद्र सरकार जहां एसएसबी विभाग द्वारा 9 मई 2011 को भेजी गई सिफारिशों को भी, हमारे लिए जो सिफारिशें भेजी गई थी, उनको लागू नहीं कर रही है, उन पर विचार नहीं कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।